हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमराज क्लासेस। फर्स्ट फाइव के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा टॉपिक रहेगा। फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है 2024 और 25 का है और बजट किसका आएगा 2025 और 26 का आएगा। और 4 न्यू रामसर साइट ऐड हुई उसके बारे में हम जानेंगे। फिर ओंकोसरसियासिस एक डिजीज है, ये कैसे होता है, क्यों होता है और कहाँ पर हुआ और इससे रिलेटेड न्यूज में क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर सिनर्जी 2025 नेशनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस को देखेंगे। फिर सुनीता विलियम जी ने न्यू स्पेस वॉक रिकॉर्ड सेट किया उसके बारे में जानेंगे। फिर नॉमिनेशन मिला है कि कौन सी कंट्री के किसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, वो हम देखेंगे। फिर WHO ने कुछ रिकमेंडेशन दिया उसके बारे में जानेंगे। फिर 98th ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे हमारा कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या कैसे है, सारा हिस्ट्री वगैरह देखेंगे। 2 फेब को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। फिर इंडियन गेम्स नेशनल गेम्स के बारे में देखेंगे, उसमें हम वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड न्यूज में क्या रहा वो देखेंगे। राइट, ये टेलीग्राम लिंक है जहाँ से आप इस सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्विज वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। राइट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे इंडियाज रियल GDP इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.4% इन 2025। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वास्तविक GDP 2025 में 7.4% बढ़ने का अनुमान है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंस टू 3.2% इन 2023-2024 जुलाई टू जून फ्रॉम 6% इन 2017 टू 18 जुलाई टू जून। बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 के 6% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% रह गई है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रियल GDP है कितने परसेंट से बढ़ने की बात की जा रही है, 7.4%। तो 7.4% नहीं होगा, हमारा राइट आंसर जो वहाँ पर दिया इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है 6.4%। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो बेरोजगारी दर बताया जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन इकोनॉमिक सर्वे में, वो है कि 3.2% रह गई, कितने से घटकर 6% से। राइट, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन नहीं, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 ओनली। फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ 2 ओनली। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। GDP वृद्धि दर कितनी, 2021 से 22 की बात करें तो 9.7%, 2022 से 23 की बात करें तो 7%, और 2023 से 24 की बात करें तो 8.2%, और 2024 से 25 की बात करें तो 6.4%, एंड 25 से 26 के बीच में कितना रहने का अनुमान है, 6.3% से 6.8% तक। और राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा 20-21 में कितनी 9.2%, और 21-22 में 6.7% जो फिजिकल डेफिसिट हमारा है। और 22 और 23 की बात करते हैं तो 6.4%, और 23 एंड 24 की बात करें तो 5.6%। और यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, औद्योगिक उत्पादन कितना रहा, पूंजीगत व्यय, खाद्यान्न उत्पादन कितना, यहाँ पर सारे डेटा मेंशन किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है समरी इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं एंड आउटलुक फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। राइट, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में एनालिसिस की जाती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, जो रिफ्लेक्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स को एंड फिजिकल ट्रेंड्स को। वहीं पर पार्ट B जो है वो एड्रेस करता है सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ को, जिसमें एजुकेशन, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज और एंड द आउटलुक फॉर GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड ट्रेड रहता है। राइट, तो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन की करता है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को, तो इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और प्रेजेंट टाइम में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, P अनंत नागेश्वरन जी हैं।
और इसकी हिस्ट्री क्या है इकोनॉमिक सर्वे की, तो 1950 टू 51 फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इनिशियली एज अ कंपोनेंट ऑफ द यूनियन बजट डॉक्यूमेंट। स्टार्टिंग में किसका कंपोनेंट था, यूनियन बजट डॉक्यूमेंट का ही, और इसको सेपरेट कर दिया गया बजट से 1964 में, और तब से ये सेपरेटली पेश किया जाता है बजट के एक दिन पहले, राइट। तो समरी देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2025 का, 2024 से 2025 का, क्योंकि बहुत अगर पूरा एकदम डिटेल में देखने लग जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम समरी देखेंगे और वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और समरी हमारा अगर आना होगा तो प्रीलिम्स में आपका यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जो जीडीपी है 6.3% से 6.8% तक वृद्धि का अनुमान है, राइट। और रियल जीडीपी एस्टिमेट कितने परसेंट से हुई है, 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25, क्लोज टू इट्स डिकेडल एवरेज। तो वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक जीडीपी के 6.4% रहने का अनुमान है, जो इसके दशकीय औसत के करीब है, राइट। और रियल जीवी एस्टिमेट जो है ग्रो करेगा बाय 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक सकल मूल्यवर्धन जीवीए में 6.4% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एंड कैपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ग्रो करेगा 8.2% इन जुलाई टू नवंबर 2024 एंड एक्सपेक्टेड टू पिकअप फर्दर पेस। तो कैपेक्स जुलाई टू नवंबर 2024 के दौरान 8.2% से बढ़ा, और कैपेक्स जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान 8.2% से बढ़ा, और इसमें और भी तेजी का अनुमान है, राइट। और रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है सॉफ्टन टू 4.9% इन अप्रैल टू दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 में खुदरा हेडलाइन महंगाई गिरकर 4.9% पर आई। और इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है टू अलाइन विद द टारगेट ऑफ अराउंड 4% इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो वित्त वर्ष 2026 में भारत का उपभोक्ता मूल्य महंगाई 4% के लक्ष्य के करीब रहेगा। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है ग्रो करेगा 6% ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 तक समग्र निर्यात में 6% की तेजी रही। अप्रैल टू नवंबर 2025 के दौरान देश के सेवा निर्यात क्षेत्र में बढ़ोतरी 12.8% पर पहुंची, जो वित्त वर्ष 2024 के 5.7% से अधिक है। एंड सकल एफडीआई जो है ग्रॉस एफडीआई है आगत 47.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 55.6 बिलियन डॉलर हुई, जो 17.9% की साल दर साल बढ़ोतरी है। एंड फॉरेक्स जो है 640.3 बिलियन डॉलर रहा, जो 10.9 महीने के निर्यात और 90% विदेशी कर्ज से निपटने के लिए पर्याप्त है। एंड दिसंबर 2024 में सौर और पवन ऊर्जा सोलर एंड विंड पावर जो है उसमें साल दर साल 15.8% की बढ़ोतरी मिली। एंड दिसंबर 2024 के अंत में बीएससी शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात 136% पर, और चाइना कितने पे 65% में, और ब्राज़ील 37% से कहीं अधिक है भारत का, राइट। एंड बीएससी स्टॉक बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात 136% रहा, जो चीन 65% और ब्राज़ील 37% से काफ़ी ज़्यादा है। एंड विकास के उच्च अनुपात को बनाए रखने के लिए अगले 2 दशकों तक अवसंरचना में अनवरत निवेश की ज़रूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड एमएसएमई को इक्विटी वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत कोष का शुभारंभ भी किया गया। एंड वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। एंड खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के लिए 1647.05 एलएमटी तक पहुंचने की उम्मीद, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 एलएमटी से अधिक है। एंड कृषि क्षेत्र में वृद्धि के प्रमुख संचालक में बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन है। तो की ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ आर हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज है। और वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6.2% की बढ़ोतरी का अनुमान है, राइट।
और फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2025 के बीच सामाजिक सेवा व्यय में 15% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और सरकार के स्वास्थ्य मद पर खर्च में 29% से 48% की बढ़ोतरी। वहीं स्वास्थ्य पर लोगों का खर्च 62.6% से घटकर 39.4% रह गया। एंड बेरोजगारी दर जो है वो 2017-18 के 6% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% रह गई। और समाज पर एआई के दुष्प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के बीच सहकार्यात्मक प्रयास करने की जरूरत है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। फर्स्ट असर्शन है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया। भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश है। रीजन है, द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया इज 89। तो भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 89 है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Second option, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. And third option, A is true but R is false. And fourth option, A is false but R is true. राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा both A and R are true एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इंडिया जो है हाईएस्ट नंबर है रामसर साइट कहाँ पर? एशिया में। और टोटल नंबर रामसर साइट की कितनी? 89। तो इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया इज 89। राइट। सेंटर ने अनाउंस किया है ऐड करने के लिए 4 न्यू रामसर साइट को। तो अब कितना हो गया रामसर साइट इंडिया में? 89। और ये रामसर साइट सोशल मीडिया पोस्ट से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा बताया गया। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सक्कर-कोट्टई बर्ड सेंचुरी एंड थेरथगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का और खेचोपल्ली वेटलैंड सिक्किम का और उधवा लेक झारखंड का। अब ये इंक्लूड हो गया कौन से साइट में? रामसर साइट में। राइट। और यहाँ पे पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे? भूपेंद्र यादव। इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन? भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत अभी भी एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश है और दुनिया में तीसरे स्थान पे है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो तीसरे स्थान पे और एशिया की बात करें तो फर्स्ट स्थान पर है। और तमिलनाडु 20 रामसर स्थलों के साथ सबसे अधिक संख्या वाला राज्य बनने के लिए बधाई दी गई है। तो यहाँ से क्या ध्यान में रखना है कि एशिया में फर्स्ट स्थान पे है, वर्ल्ड में थर्ड स्थान पे है और तमिलनाडु जो है देश में अपनी कंट्री में फर्स्ट स्थान पे है। राइट। 20 रामसर साइट है तमिलनाडु में। तो आपको ऐसे ही याद करना, अनाउंस हुआ है 4 न्यू रामसर साइट का। सरकोट्टई बर्ड सेंचुरी है और थारतगल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु का। और खेचोपल्ली वेटलैंड जो है वो सिक्किम का और झारखंड का उधवा लेक, इसको रामसर साइट में ऐड कर दिया गया। अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इंडिया में कितना हो गया? 89। और इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन एशिया। एशिया में हाईएस्ट नंबर है रामसर साइट का और थर्ड हाईएस्ट है वर्ल्ड में। और तमिलनाडु लीड करता है 20 रामसर साइट के साथ। एंड सिक्किम एंड झारखंड का जो ऐड हुआ है ये फर्स्ट रामसर साइट है, सिक्किम और झारखंड का। राइट। उधवा लेक एंड खेचोपल्ली वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज became the first country in Africa to eliminate ओंकोसरसियासिस। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में ओंकोसरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बना? फर्स्ट ऑप्शन नाइजर, सेकंड ऑप्शन इजिप्ट, थर्ड ऑप्शन साउथ अफ्रीका, फोर्थ ऑप्शन नाइजीरिया। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नाइजर। तो नाइजर जो है फर्स्ट कंट्री बन गया अफ्रीकन रीजन का जो एलिमिनेट अपने यहाँ से कर दिया है ओंकोसरसियासिस को। तो नाइजर की मिनिस्टर हैं पब्लिक हेल्थ, पॉपुलेशन एंड सोशल अफेयर्स गर्बा हकीमी ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि कंट्री अब फ्री हो गया ओंकोसरसियासिस से। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है नाइजर को इस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए। तो नाइजर जो है रिकग्नाइज करता है 5th कंट्री है वर्ल्ड में और फर्स्ट कंट्री है अफ्रीका में टू हैव सक्सेसफुली halted द ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट
ओंकोसेरका वोल्वस, तो जो नाइजर है दुनिया का 5वां देश और अफ्रीका का पहला देश माना जाता है जिसने परजीवी ओंकोसेरका वोल्वुलस के प्रसार को सफलतापूर्वक रोका है। और जो अदर 4 कंट्री है उनके नेम क्या हैं? अमेरिका है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ग्वाटेमाला एंड मैक्सिको है। ओंकोसेरसियासिस को हम रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ये पैरासिटिक डिजीज है और सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड आफ्टर ट्रैकोमा। तो ओंकोसेरसियासिस जो है, जिसे आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है, एक परजीवी रोग है और यह ट्रैकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है। It is transmitted to humans through the bites of infective black flies primarily found in riverine areas। तो यह मुख्य रूप से नदी के किनारे के इलाकों में पाई जाने वाली संक्रामक काली मक्खियों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। And disease primarily affects rural population in sub-Saharan Africa and Yemen with smaller endemic areas found in parts of Latin America। तो यह बीमारी मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका और यमन में ग्रामीण आबादी को प्रभावित करती है, जबकि लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में छोटे स्थानिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द सिनर्जी 2025 नेशनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सिनर्जी 2025 नेशनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड एट अवंती इंजीनियरिंग कॉलेज माकावरापालेम। तो सिनर्जी 2025 राष्ट्रीय तकनीकी सम्मेलन का आयोजन अवंती इंजीनियरिंग कॉलेज माकवरापालेम में किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, द सिनर्जी 2025 कॉन्फ्रेंस इज चेयर्ड बाय एम श्रीनिवास राव, द फाउंडर ऑफ अवंती एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो सिनर्जी 2025 सम्मेलन की अध्यक्षता एम श्रीनिवास राव ने की, जो कौन है? अवंती शैक्षिक संस्थानों के संस्थापक और पूर्व आंध्र प्रदेश मंत्री हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। तो ये 2 डे नेशनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है सिनर्जी 2025, जो कमेंस कहाँ हुआ? अवंती इंजीनियरिंग कॉलेज माकवापालेम में हुआ। कब हुआ? 31 जनवरी को हुआ। किसके चेयरमैनशिप में? एम श्रीनिवास राव के। और ये कौन है? फाउंडर हैं अवंती एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश के। फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं आंध्र प्रदेश के। तो नेशनल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस सिनर्जी 2025 जो है कब हुआ? 31 जनवरी को। कहाँ पर हुआ? अवंती इंजीनियरिंग कॉलेज मकावरापालेम में। और चेयरमैनशिप किसका? एम श्रीनिवास राव का। चीफ गेस्ट कौन थे? NV रमन राव थे, जो डायरेक्टर हैं NIT रायपुर के। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर मोर नॉलेज, छात्रों को अधिक ज्ञान अर्जित करने में मदद करना। एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो संचार कौशल, रचनात्मक कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता और आपसी सहयोग में सुधार करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। राइट। Next question is consider the following statement. Recently, Sunita Williams completed a total spacewalk time of 62 hours 6 minutes। हाल ही में सुनीता विलियम्स ने कुल 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉक पूरी की। With this, she broke Peggy Whitson रिकॉर्ड ऑफ 60 आवर्स एंड 21 मिनट। इसी के साथ उन्होंने पैगी विटसन का 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो सुनीता विलियम जी अंतरिक्ष में फंसी हैं, ये आपको पता ही है। और स्पेस वॉक में उन्होंने नया रिकॉर्ड अपना बनाया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 5 घंटे 26 मिनट की स्पेस वॉक पूरी की। और इस उपलब्धि के साथ उनके कुल स्पेस वॉक का जो समय 62 घंटे 6 मिनट हो गया है, जिससे उन्होंने नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन का 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुनीता विलियम और उनके सहयोगी बुज विल्मोर पिछले जून 2024 से ISS पर फंसे हुए हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर फंसे हुए हैं। वह बोइंग के स्टार लाइनर
अंतरिक्ष यान से 8 दिनों के मिशन पर गए थे, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के कारण यह यान वापसी के लिए सुरक्षित नहीं रहा और इस वजह से दोनों को अब तक अंतरिक्ष में ही रुकना पड़ा है। तो नासा अब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने की योजना बना रहा है। हालांकि स्पेस एक्स के जो नए अंतरिक्ष यान को तैयार करने में देरी हो रही है, जिससे उनकी वापसी फिर से टल गई। और इससे पहले अगस्त 2024 में नासा ने घोषणा की थी कि स्पेस एक्स फेब 2025 में उन्हें धरती पर वापस लाएगा, लेकिन अब यह समय और आगे बढ़ सकता है। और इन कठिनाइयों के बावजूद विलियम्स और बिलमोर अपने वैज्ञानिक कार्य जारी रखे हुए हैं और इस बार की स्पेस वॉक के दौरान उन्होंने आईएसएस के बाहरी हिस्से से खराब रेडियो संचार उपकरण हटाए और यह जांचने के लिए नमूने एकत्र किए कि वहाँ सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स मौजूद हैं या नहीं, राइट। तो नासा एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, नया रिकॉर्ड सेट किया है, कंप्लीट किए 5 आवर्स 26 मिनट स्पेस वॉक और टोटल स्पेस वॉक टाइम उनका कितना हो गया 62 आवर्स 6 मिनट। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट है पैगी विटसन, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका रिकॉर्ड कितना था 60 आवर्स 21 मिनट का। और फ्यूचर में प्लान है कि नासा प्लान करेगा उनको लाने का। फिर करंट वर्क वहाँ पर विलियम एंड बिलमोर जो है रिमूव किए फॉल्टी रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फ्रॉम आईएसएस एक्सटीरियर्स एंड कलेक्टेड सैंपल टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। Next question is, which region of Australia has been nominated for inclusion in UNESCO World Heritage Site? तो ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन सिडनी ओपेरा हाउस, सेकंड ऑप्शन गोल्ड फील्ड ऑफ विक्टोरिया, थर्ड ऑप्शन ग्रेट बैरियर रीफ एंड फोर्थ उलुरू। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा द गोल्ड फील्ड ऑफ विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हिस्टोरिक गोल्ड फील्ड ऑफ विक्टोरिया को कहाँ पर? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने विक्टोरिया के ऐतिहासिक गोल्ड फील्ड, मतलब जो सोने के खदान वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको कहते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। और ये जो गोल्ड फील्ड विक्टोरिया है वो मध्य भाग में स्थित है। विक्टोरिया के मध्य भाग में स्थित है गोल्ड फील्ड, जिसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और 1850 और 1860 के दशक में गोल्ड रश, जहाँ पर सोने की खोज के कारण आई तेजी के दौरान हजारों लोग, जिनमें स्थानीय आदिवासी और प्रवासी क्षेत्र में सोने के तलाश में आए थे। और गोल्ड फील्ड को ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान और संरक्षण मिल सके। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने के लिए जोड़ा गया। एंड टूरिज्म बूस्ट द लोकल इकोनॉमी एंड यूनेस्को रिकॉग्निशन विल अट्रैक्ट इवन मोर टूरिस्ट। तो पर्यटन से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और यूनेस्को की मान्यता से और अधिक पर्यटक यहाँ पर आएंगे, राइट। और 1851 में जब विक्टोरिया के क्लून्स शहर मेलबर्न से 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, तो क्लून शहर में पहली बार सोना मिला, तब इस राज्य की जो पॉपुलेशन थी 77,000 थी। लेकिन अब सिर्फ 10 सालों में 1861 में यह बढ़कर 5,30,000 हो चुकी है। और आज विक्टोरिया के गोल्ड फील्ड में पर्यटन हर साल 1.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। और अगर यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है तो इससे और अधिक पर्यटक यहाँ आएंगे और इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द WHO रिकमेंड टू कॉम्बैट हाइपरटेंशन? तो उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या सलाह देता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग सोडियम इनटेक, सोडियम का सेवन बढ़ाना। सेकंड, यूजिंग पोटेशियम इनरिच सॉल्ट सब्सटीट्यूट, पोटेशियम युक्त नमक का उपयोग करना। थर्ड ऑप्शन एलिमिनेटिंग सॉल्ट कम्प्लीटली, नमक को पूरी तरह से खत्म करना। फोर्थ ऑप्शन कंज्यूमिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, अधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करना। राइट आंसर इज यूजिंग पोटेशियम इनरिच सॉल्ट सब्सटीट्यूट। तो WHO ने रेकमेंड किया है कि विश्व उच्च रक्तचाप जो हाइपरटेंशन है से निपटने के लिए साधारण नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के इस्तेमाल की सलाह देता है।
WHO। एंड इससे क्या प्रॉब्लम होगी? अधिक सोडियम का सेवन एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है जो उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, स्ट्रोक और गुर्दे की समस्याओं के खतरे को बढ़ाता है। विश्व स्तर पर प्रति वर्ष लगभग 1.9 मिलियन मौतें उच्च नमक की खपत के कारण होती है। एक्सेस सोडियम इंटेक इज मेजर health concern linked to high blood pressure and increased risk of heart disease, stroke and kidney problems. Globally देखा जाए तो about 1.9 million death per year are attributed to high salt consumption, right? तो हाई सॉल्ट कंजम्पशन की वजह से हर साल 1.9 मिलियन लोगों की डेथ देखने को मिलती है। एंड मैनी पीपल, करंट में क्या इनटेक है, तो मैनी पीपल कंज्यूम फॉर far more sodium than recommend. The average intake is around 4.3 grams per day, while the WHO recommend less than 2 grams. तो बहुत से लोग अनुशंसित मात्रा से कहीं अधिक सोडियम का सेवन करते हैं। औसत सेवन लगभग 4.3 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि WHO क्या कहता है कि 2 ग्राम से कम की सलाह देता है WHO। पोटेशियम क्यों? तो पोटेशियम हेल्प करेगा counteract the effect of sodium on blood pressure. Potassium enriched salt substitute can help lower sodium intake while increasing potassium intake. तो पोटेशियम रक्तचाप पर सोडियम के प्रभाव को कम करने में मदद करता है और पोटेशियम युक्त नमक सोडियम का सेवन कम करने और पोटेशियम का सेवन बढ़ाने में मदद कर सकता है, राइट। Next question is when and where will the 98th All India Marathi Literature Convention be held? 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित होगा? फर्स्ट ऑप्शन जनवरी 15 to 17 मुंबई, सेकेंड ऑप्शन Feb 21 to 23 न्यू दिल्ली एंड थर्ड ऑप्शन मार्च 1 to 3 पुणे एंड फोर्थ ऑप्शन अप्रैल 10 to 12 नागपुर। राइट आंसर इज Feb 21 to 23 न्यू दिल्ली। तो मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे 98th ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कन्वेंशन। तो दिस ईयर कन्वेंशन किसके द्वारा प्रिसाइड किया जाएगा? डॉक्टर तारा बावलाकर के द्वारा किया जाएगा। ये अक्लेम्ड राइटर हैं, फोक कल्चर रिसर्चर हैं, हु बिकम्स ओनली द 6th वुमेन टू लीड द इवेंट इन इट्स 128 ईयर हिस्ट्री। तो इस वर्ष के जो सम्मेलन की अध्यक्षता है वो प्रख्यात लेखिका और लोक संस्कृति शोधकर्ता डॉक्टर तारा भवालकर करेंगी, जो 128 साल के इतिहास में इस आयोजन का नेतृत्व करने वाली छठी महिला बन गई हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द 98th ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कन्वेंशन, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। कब से कब तक? 21 to 23 फेब तक, मार्किंग द इवेंट फर्स्ट स्टिंट इन द नेशनल कैपिटल सिंस महाराष्ट्र फॉर्मेशन इन 1960। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जो 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाला यह पहला सम्मेलन है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी। उन्होंने 30 जनवरी 2025 को पुराने महाराष्ट्र सदन में सम्मेलन के कैंप कार्यालय के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की और फडणवीस जी ने कहा कि इस आयोजन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि दिल्ली ने आखिरी बार 1954 में संस्कृत विद्वान लक्ष्मण शास्त्री जोशी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन की मेजबानी की थी। एंड फडणवीस जी ने कहा, दिस इज़ नॉट अ जस्ट लिटरेरी मीट बट अ सेलिब्रेशन ऑफ मराठी आइडेंटिटी एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ कल्चरल मोज़ैक। तो यह सिर्फ एक ऐतिहासिक सम्मेलन नहीं है, बल्कि मराठी पहचान और भारत की सांस्कृतिक विविधता में इसके योगदान का उत्सव है, राइट। तो 98th ऑल इंडिया मराठी लिटरेचर कन्वेंशन कब से कब तक होगा? 21 फेब टू 23 फेब तक। कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में होगा। इनॉग्रेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और प्रिसाइड कौन करेंगी? डॉक्टर तारा भवालकर जी करेंगी। और हिस्ट्री में 6 विमेन होंगी जो लीड करेंगी इस इवेंट को 128 ईयर की हिस्ट्री में। और फर्स्ट टाइम ये नेशनल कैपिटल में होगा। कब से? महाराष्ट्र फॉर्मेशन होने के बाद, मीन्स 1960 से, क्योंकि 1954 में हुआ था दिल्ली में। और किसके नेतृत्व में हुआ था?
संस्कृत स्कॉलर थे लक्ष्मण शास्त्री जोशी, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू उस समय चीफ गेस्ट थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025? फर्स्ट ऑप्शन वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, सेकेंड ऑप्शन वेटलैंड restoration, थर्ड वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, एंड फोर्थ प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आर कॉमन फ्यूचर। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आर कॉमन फ्यूचर। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फेब 2025 को। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, कब सेलिब्रेट होगा? कब सेलिब्रेट होता है? 2 फेब को होता है। इस बार की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आर कॉमन फ्यूचर। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? 2 फेब 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर में रामशर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। दिस डे मार्क्स द डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑन 2 फेब 1971 इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर ऑन द शोर ऑफ द कैस्पियन सी। और 30 अगस्त 2021 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन 75/317 इस्टेब्लिश करने के लिए 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में। और ये आइडियल टाइम होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो इंक्रीज करेगा पीपल की अंडरस्टैंडिंग को। क्रिटिकली इम्पोर्टेंस है इसका इकोनॉमिक इकोसिस्टम में, किसका? वेटलैंड का, राइट। तो वेटलैंड एक्ट कैसे करता है? किडनी ऑफ द हैबिटेट बाय प्यूरिफाइंग वाटर, सिक्वेस्टर ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन, thereby mitigating climate change and help with irrigation, thus assuring food security। तो आर्द्र भूमि जो है जल को शुद्ध करके कार्बन की भारी मात्रा को अलग करके और सिंचाई में मदद करके आवास के किडनी के रूप में कार्य करती है और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा इंश्योर करती है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 इज ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, इसका कोइंसाइड करता है 15th मीटिंग कॉन्फ्रेंस, किसका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, COP15 का। ये एवरी 3 ईयर पे होता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ईच ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मीट टू फैसिलिटेट क्रूशियल डिस्कशन होता है ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज पर वेटलैंड के, एंड टू अग्री ऑन अ वर्क प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। और जिम्बाब्वे इस बार होस्ट करेगा COP15। और कब शेड्यूल है? 23 to 31 जुलाई 2025 तक। कहाँ पर? विक्टोरिया फॉल्स, अंडर द सेम थीम, इसी थीम के तहत ही होगा COP15, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्पोर्ट डिड एस बिंदिया रानी देवी विन अ गोल्ड मेडल? तो हाल ही में एस बिंदिया रानी देवी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? फर्स्ट ऑप्शन रेसलिंग, सेकेंड ऑप्शन वेट लिफ्टिंग, थर्ड ऑप्शन बैडमिंटन, एंड फोर्थ ऑप्शन एथलेटिक्स। राइट आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। तो एस बिंदिया रानी जो हैं उन्होंने फॉर्मर ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और नेशनल गेम्स विमेंस कौन सी कैटेगरी में खेली हैं? 55 kg वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल यहाँ पे मिला है। और कहाँ पर ये गेम होता है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कब हुआ? 31 जनवरी को हुआ। आफ्टर फम्बलिंग विद हर ओपनिंग एफर्ट 83 kg, द 26-year-old फ्रॉम मणिपुर, कहाँ की है? मणिपुर की है। सक्सेसफुली लिफ्टेड 88 kg टू बेटर मीराबाईस रिकॉर्ड विच केम इन 2022 इन सिंगापुर मीट। तो अपने शुरुआती प्रयास 83 kg में लड़खड़ाने के बाद मणिपुर की 26 वर्षीय खिलाड़ी ने सफलतापूर्वक 88 kg भार उठाकर मीराबाई के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया, जो 2022 में सिंगापुर मीट में आया था, राइट। अब बारी आ गई आपका अपना क्वेश्चन, जिससे आप अपना कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है ओंकोसेरसियासिस इज कॉज्ड बाय। तो ओंकोसेरसियासिस किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। एक एक चीज़ आपको बताया गया है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपका ऑप्शन है मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर के काटने से। सेकंड ऑप्शन ब्लैक फ्लाई बाइट्स, काले मक्खियों के काटने से। थर्ड ऑप्शन ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर, दूषित पानी पीने से। फोर्थ ऑप्शन पुअर हाइजीन, खराब स्वच्छता से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आपको करना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।